आज फिर से नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर था सिंगल न्यूक्लियोटाइड था, यानी कि जिसमें एक शुगर, एक फास्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस, तीनों से जो मिलकर के बना उसे न्यूक्लियोटाइड बोला गया। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आज की जो बात होगी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर होगी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए अणु की रासायनिक संरचना में, क्योंकि रासायनिक संरचना उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि डीएनए ही आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो इसका मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड हम लोग देंगे। एक न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि एक ये फास्फेट ग्रुप है, ये शुगर है और ये आपका एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। तो यहाँ पर जो बातें होंगी, तो जैसे कि हम लोग एक बात ये करें, ये होता है आपका शुगर जिसका फार्मूला C5H10O4 होता है डीएनए के केस में। दूसरा है आपका, हम कहते हैं कि नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में आपके प्यूरीन और पिरिमिडीन आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तीसरा मेन फैक्टर है आपका फास्फेट, यानी कि फास्फोरिक एसिड। तो ये जो फास्फोरिक एसिड है H3PO4, ये तीन लोग यानी कि तीन अणु ये एक साथ जुड़ते हैं तो इनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हैं ये। अब ये न्यूक्लियोटाइड तीनों एक साथ जुड़ते हैं, तीनों का अपनी बॉन्डिंग होती है, कौन किसके साथ जुड़ता है। जैसे पहले पॉइंट की बात करें हम लोग यहाँ पर, ये कहें कि जो शुगर है, शुगर जब नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, ये शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा, ये आपका शुगर का स्ट्रक्चर है, ये वाला ये शुगर है। ठीक है, अब ये शुगर का जो पहला कार्बन है, ये फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि यहाँ पर होगा पहला कार्बन, फर्स्ट प्राइम लिखा गया है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, सेकेंड प्राइम, यहाँ पे तीसरा कार्बन, थर्ड प्राइम, यहाँ पे चौथा कार्बन, फोर्थ प्राइम। प्राइम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन बेस की जो संख्या होती है वो 9 मेंबर रिंग होती है, बड़ी से मतलब बड़ी संख्या 9 मेंबर रिंग है, इसलिए उस गिनती में हम लोग 5 तक की संख्या यूज कर लेते हैं। केवल शुगर की संख्या को और नाइट्रोजन बेस की संख्या को अलग पहचानने के लिए हम लोग प्राइम लगाते हैं यहाँ पर, कि मतलब डैश लगाते हैं उसको, जिससे हम पहचान पाएँ कि ये नंबर शुगर का है, ये वाला नंबर नाइट्रोजन बेस का। मतलब गिनती में 1 2 3 नॉर्मल लिखा है तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन बेस की संख्या दिखा रहा है। अगर वो प्राइम के रूप में लिखा है तो इसका मतलब वो शुगर की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। बस इसीलिए ऐसा किया जाता है, ऐसा किया गया है। अब इसमें होना क्या है, देखिए जैसे स्टार्टिंग में ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, इसलिए मोर देन वन हो गया तो इसका मतलब पॉली हम मान लेते हैं, क्योंकि आगे फिर यही प्रक्रिया चलेगी इसमें, फिर यही OH यहाँ फास्फेट से जुड़ेगा, फिर शुगर जुड़ेगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। जब इसी को पलट देंगे, यानी कि ये वाला सिस्टम इधर कर देंगे, तो यहाँ पर जो दूसरा स्टैंड है, यानी कि सिंगल स्टैंड का काम चल रहा है, ये अभी सिंगल स्टैंड है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें थोड़ा से बॉन्डिंग में, आपको प्राइम पता चल गया कार्बन कहाँ कहाँ पे है। पहला कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे और पांचवा आपको 5 प्राइम ये लिखा गया, ये कार्बन है पांचवा यहाँ पे। तो जब नाइट्रोजन यानी कि शुगर का जो है पहला कार्बन, शुगर का जो पहला कार्बन है वो नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन किसी से जुड़ेगा, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे बोला जाएगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ जब बॉन्डिंग होती है क्षारकों की, तो वहाँ पर हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोला जाता है।
यानी कि इस बॉन्ड को बीटा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो बीटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि शुगर में क्या होता है, जो शुगर है ये, तो ये शुगर का स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर H है मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऐसे यहाँ। तो ये पार्ट अगर हम देखें, ये जैसे ये हम प्लेन समतल की बात करते हैं, तो अगर प्लेन से ऊपर OH रहेगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं बीटा, बीटा एनोमेरिक फॉर्म बोलते हैं, यानी जो शुगर है वो बीटा शुगर है। ठीक है, अगर यही OH जो हो, ये OH है आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, अगर ये प्लेन से नीचे होगा तब इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा शुगर या अल्फा एनोमेरिक फॉर्म बोलेंगे इसको। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि बीटा इसलिए बोला गया क्योंकि प्लेन से ऊपर यहाँ पे शुगर था, नाइट्रोजन बेस के पास 9वां जो होता है, यानी अगर ये एडेनिन है तो एडेनिन अगर है तो एडेनिन पर जो होता है पहले पर, तीसरे पर और 7वें पर और 9वें पर नाइट्रोजन लगा होता है और उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जो उसका स्ट्रक्चर था एडेनिन का, ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल इस तरह से, ध्यान रखें आप लोग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बना के बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब एडेनिन का 9वां स्थान या जो 9वें स्थान पर जो संख्या है नाइट्रोजन से जुड़ता है, यानी कि शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस के 9वें स्थान से जुड़ेगा तो वहाँ पर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोला जाएगा। और यन क्यों बोला गया, क्योंकि जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ता है, इसलिए इसको बीटा यन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे बनेगा यहाँ से आप देख पाएंगे। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि बीटा यन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट से जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोला जाएगा। बीटा क्यों बोला गया, क्योंकि शुगर के ऊपर जो प्लेन से ऊपर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा तो बीटा बोला जाएगा। यन क्यों बोला गया, क्योंकि वो जा करके नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसको बोला गया यन। तो अब दूसरी बात आती है कि हम लोग शुगर के 5वें कार्बन से, ये आपका पूरा शुगर है, तो शुगर के 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो फास्फेट ग्रुप में देखें जैसे कि H3PO4 इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हम समझें इसको थोड़ा से। तो ये थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट हैं इसको आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो ये आपका H3PO4 है, H3PO4 होता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये आपका H3PO4 है। तो अब देखिए जैसे अब इस शुगर के पास यहाँ पे जो CH2OH है, ये शुगर था आपका नॉर्मल ऐसे, यहाँ पर 5वें क्या था इसके पास, ये CH2OH था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसे जब ये CH2OH था, यहाँ पर CH2OH है, तो CH2OH यहाँ पर था पहले से, और इसके पास फास्फोरिक एसिड के पास क्या था, ये OH जो है इधर ऐसे लगा रहा होगा, यहाँ पर OH रहा होगा, और इस यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर OH रहा होगा। तो इस ऑक्सीजन यानी कि जो यहाँ पर ये OH है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, क्योंकि अम्ल है तो ये H+ आयन रिलीज करेगा। रिलीज करने का मतलब ये हुआ इसका H+ आयन जो है इसके OH से क्रिया करके, यानी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, संघनन की विधि अपना करके जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसका OH और अम्ल का ये H, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बाहर कर लिए हैं, जिसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन या संघनन की क्रिया द्वारा जल जो है बाहर हो गया। तो जब यहाँ पर ये बाहर हो गया H2O, यानी इसका H बाहर हुआ और इसका OH बाहर हुआ, तो ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर, और ये आपका CH2 है, ये CH2 बचा हुआ है। तो अब ऑक्सीजन और इस एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बना उसे बोला गया फास्फोएस्टर बॉन्ड बोला गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर फास्फोएस्टर। अब एस्टर बॉन्ड बात आती है कि एस्टर बॉन्ड क्यों बोला गया,
एस्टर बॉन्ड बोलने का अपना मतलब है, क्योंकि जब कोई अम्ल एल्कोहल से क्रिया करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर एस्टर बॉन्ड बोला जाता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। अब एस्टर बॉन्ड तो ठीक है, फास्फो एस्टर क्यों बोला गया, उसका रीजन ये है क्योंकि ये फास्फेट अणु के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोला गया फास्फो एस्टर बॉन्ड बोला गया। तो ये बात भी हमें कंफर्म हो गई। ग्लाइकोसिटिक कैसे बना ये कंफर्म हो गया। अब आते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, वहाँ पर फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड क्यों कहा गया, वो कैसे बनता है। तो सेम प्रोसेस है वही। तो जैसे कि यहाँ जो प्रोसेस है, ये विधि जो है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा से, तो प्रोसेस में क्या है कि फास्फो एस्टर बॉन्ड बना, अच्छी बात है, बन जाने दीजिए। तो अब देखिए जैसे ये वाला मैटर है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं और तीसरे कार्बन की चर्चा करते हैं शुगर के। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी पहला पॉइंट पहला कार्बन था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये दूसरा तो नहीं है, लेकिन दूसरे कार्बन पे भी एक बात हुई है। दूसरे कार्बन से क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से उसका नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ा था यहाँ से। तो इसका भी अपना मतलब है। तो मतलब तो फोर्थ वाले का कम दिख रहा है, फोर्थ वाले का नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जिसका जितना इम्पोर्टेंस है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब आते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो ये आपका शुगर है, ये शुगर है यहाँ पर, तो इसके जो यहाँ पर H होता है, यहाँ पर OH होता है। तीसरा थर्ड प्राइम कार्बन है, ये सेकंड, ये 1, ये 4, और यहाँ पर आपका CH2OH आपका ये 5 प्राइम कार्बन था। तो तीसरे थर्ड प्राइम तीसरे कार्बन पर OH नीचे जुड़ा होता है यहाँ पर देखिए। अब जैसे ये OH है यहाँ पर तीसरे पर जुड़ा है, यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के डिलीट होने से इसका नाम पड़ा डीऑक्सी। तो यहाँ पर OH है। अब देखिए ये H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड है, मान लीजिए ये आपका है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ये OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी एक H, यही स्ट्रक्चर था, इसका भी हम लोग बना के देखे थे। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये चीज़ हुआ कैसे। तीसरे कार्बन पर क्या था, OH लगा हुआ है, अच्छी बात है। फिर फास्फोरिक एसिड का यहाँ पर भी OH था, जैसे ये लगा हुआ है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा है और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अब होना क्या है, तो यहाँ से ये वाला जो है H और इसका OH, ये दोनों बॉन्ड बना के H2O बाहर कर दी, चला गया H2O, डिहाइड्रेशन। तो अब ये बचा यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया जा करके तीसरे प्राइम वाले थर्ड प्राइम कार्बन से। तो अब जब ये यहाँ से जुड़ा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। तो अब ये जो एस्टर बॉन्ड बना, फिर इसके बाद यहाँ तो एक एस्टर बॉन्ड बन गया, कैसे बना ये आपको पता चला, यहाँ से OH और यहाँ से H+ आयन मिल करके जल को डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से बाहर कर ली, ये बन गया। देन अब बात आती है दूसरे शुगर की, यानी दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, या दूसरे शुगर की बात करें तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाली बात थी, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं शुगर का, छोटा सा थोड़ा सा नॉर्मल, ये आपका, एक मिनट, ये शुगर है। तो शुगर में क्या रहा होगा, यहाँ पर CH2OH तो रहा ही होगा, यहाँ पर जैसे ये लगा है, ये से भी ये यहाँ पे CH2OH है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वैसे यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ इस फास्फोरिक एसिड के साथ यहाँ पर OH है। तो ये OH और यहाँ इसका जो मिथाइल है, ये वाला CH2OH, ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी। ये जो है HOH मिलकर के यहाँ से क्या करेगा, H2O बाहर कर लेगा। ये जब H2O यहाँ से बाहर हुआ, ये वाला मैटर जो कर रहा है ये बाहर हुआ, तो इस प्रोसेस को संघनन डिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो
अगर ये डिहाइड्रेशन से बाहर गया तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बची, अभी ऑक्सीजन बच गया है और ये CH2 बच गया है, तो ये वाला यहाँ पर OH रहा होगा पूरा, यहाँ पर CH2OH रहा होगा, ये जैसे यहाँ पर OH और ये OH रहा होगा, तो इसका OH और इसका हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या हो गए, जल के रूप में बाहर हो गए। तो बच गया आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया किसके साथ, CH2 के साथ। तो एक बॉन्ड ये वाला फास्फोएस्टर, एक ये और एक ये एस्टर बॉन्ड, क्योंकि दोनों फास्फेट से ही जुड़ रहे हैं, फास्फेट अणु से इधर भी और इधर भी फास्फेट से जुड़ रहा है, तो मतलब इसलिए फास्फेट बोला गया और दो जगह जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोला गया डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर। और डाई बोला गया मतलब फास्फेट से जुड़ा, इसलिए इसको फास्फो, दो बार बॉन्ड बना इसलिए डाई एस्टर बॉन्ड। आपको पता है कि जब हाइड यानी कि एल्कोहल और अम्ल और एल्कोहल ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है। तो एस्टर यानी कि फास्फो डाई एस्टर बंध, तो ये बनता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ये। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बनता है। जब दूसरी बात फिर से रिपीट करें हम लोग कि पहला यानी कि शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है जो बीटा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है वो बात हम लोग पहले जान चुके, समझ चुके। फिर फास्फो एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ आपको ये फास्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उसको 3 प्राइम क्यों बोल दिया गया, यानी कि जैसे डीएनए की दिशा होती है तो कहते हैं कि एक स्टैंड 3 प्राइम टू 5 होता है, दूसरा स्टैंड 5 to 3 होता है, मतलब ऐसा क्यों। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे शुगर का ये 5वां कार्बन है, तो 5वां कार्बन इसको प्राइम, देखिए जैसे आपको कभी कभी मिलता है ये डीएनए का एक स्टैंड ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, और इधर ये 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम है। तो देखिए ये जैसे हम सिंगल स्टैंड बनाए, सिंगल स्टैंड बन रहा था, तो सिंगल स्टैंड पे क्या हुआ, अब इस 5वें वाले पर यानी 5वां जो कार्बन है 5 प्राइम पर, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि 5वें के बाद दूसरा इसके साथ कोई दूसरा शुगर जो है बाइंड नहीं कर रहा है, ऊपर कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अब यहीं से स्टार्ट है, इसका मतलब ये 5 प्राइम वाला जो कार्बन है वो फ्री है, इसलिए यहाँ पर 5 प्राइम हो गया, छूट गया यहाँ पर 5 प्राइम। अब देखिए जैसे अब कहीं ना कहीं इस डीएनए खंड की यानी इस डीएनए का समापन भी तो होगा, अगर समापन होगा तो वो एट लास्ट दूसरा वाला यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं जुड़ता है तो ये 3 प्राइम का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या होता है, बच जाता है, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी और से क्रिया नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 प्राइम छोड़ दिया गया। अब जब इसी को पलट देंगे तो दूसरा स्टैंड तैयार होगा, तो यानी नीचे 5 प्राइम छूट जाएगा ये हिस्सा, और ऊपर जाकर के ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप छूट जाता है, इसलिए इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर बोलेंगे 3 to 5 प्राइम, इसलिए बोला जाता है इसको। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये समझ में आया या कैसे, जो भी जैसे हो उसको आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की टॉपिक जो है इतनी ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चारगाफ रूल। इसका जो अगला टॉपिक होगा चारगाफ रूल में, चारगाफ के रूल में आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट CPMT जैसे एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ और चारगाफ का रूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।